से लेकर समानुभूति तक की यात्रा कैसे है और किन भावों के साथ कौन सी चीज स्थापित होती है। संवेदनशीलता स्थापित होती है या सहानुभूति स्थापित होती है, समानुभूति स्थापित। और कल हमने चर्चा की कि शिक्षा और शिक्षक में क्यों समानुभूति की आवश्यकता है। कल हमने चर्चा की कि एक विद्यार्थी के लिए, उसके सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षक क्यों समानुभूतिशील होना चाहिए और समानुभूतिशील शिक्षक होने से किसी भी विद्यार्थी, किसी भी शिक्षार्थी को क्या बेहतर लाभ हो सकता है। ये तमाम चीजें हमने कल डिस्कस की और आज हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं कि गुण कैसे पैदा हो सकता है। हम केवल शिक्षक की बात नहीं कर रहे, हम आम व्यक्ति की भी बात कर रहे हैं कि आम व्यक्ति की लाइफ में भी अगर समानुभूति जैसा दृष्टिकोण उसका डेवलप हो जाता है, ये भाव उत्पन्न हो जाता है, तो उसकी लाइफ बदल जाती है, उसका जीवन बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसका जीवन सफल हो जाता है। और किसी भी शिक्षक का अगर समानुभूतिशील शिक्षक है तो उसका जीवन सफलतापूर्ण बन जाता है। किसी भी शिक्षक की जीवन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके विद्यार्थी उससे कितना कुछ ग्रहण करते हैं, कितना उससे आत्मसात करते हैं। तो आज हम इस बात पे चर्चा करना चाहते हैं आपसे कि ये समानुभूति का जो गुण है, ये जो दृष्टिकोण है, ये किसी भी व्यक्ति में कैसे डेवलप हो सकता है। इसलिए हम एक एक पॉइंट लेके आपसे डिस्कस करेंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि बिना आत्मसम्मान के समानुभूति संभव नहीं। हमने अपने पहले सेशन में एक बात कही थी शिक्षकों से, हमने शिक्षकों से एक बात कही थी कि हे शिक्षकों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी उपयोगिता बनी रहे, आपका वो सम्मान बना रहे जो भारतीय संस्कृति में किसी भी गुरु का सम्मान था, जो किसी भी शिक्षक का सम्मान था, अगर वो बरकरार आप रखना चाहते हैं, सबसे पहली सीढ़ी है कि शिक्षक को अपना आत्मसम्मान बनाए रखना है। और हमने ये भी इशारा किया था कि आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें चाहे कारण कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, लेकिन शिक्षक के आत्मसम्मान में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी आई। और अगर वो कमी आई है तो वो शिक्षक ही उसे दूर कर सकता है अपनी गुणवत्ता बढ़ा के। तो आज हम चर्चा करेंगे कि बिना आत्मसम्मान के क्या समानुभूति का दृष्टिकोण या समानुभूतिशील शिक्षक बन सकता है, और हमारा आंसर है कि नहीं बन सकता है। आत्मसम्मान का क्या अर्थ? आत्मसम्मान का अर्थ यह है कि जो अंतर मन में भाव आपका उठता है, क्या आप उसे इंप्लीमेंट अपनी लाइफ में करते हैं या नहीं करते। जो भाव एक अनुगूंज के रूप में आपके हृदय से उत्पन्न होता है, जो आपकी संस्कृति है, जो नैतिकता है, जो एक्चुअल में जो एक मानवता के आधार पर एक भाव उठता है, क्या आप उसका सम्मान करते हैं या नहीं करते? क्या उसे अपने जीवन में इंप्लीमेंट करते हैं या नहीं करते? अगर उसे इंप्लीमेंट करते हैं, उसे आप अपने जीवन में उतारते हैं, तो निश्चित रूप से ही आप आत्मसम्मान का आप आत्मसम्मान का अपना सम्मान करें या आप अपना सम्मान करें। और मेरा एक कथन सदैव रहा है कि जो व्यक्ति अपना सम्मान नहीं करता वो दूसरों का सम्मान कर नहीं सकता। और ऐसे ही जो व्यक्ति अपने कोई प्यार नहीं करता वो दूसरे को क्या प्यार करेगा। इसलिए बिना आत्मसम्मान रखे हुए समानुभूतिशील ना तो शिक्षक बन सकता है, न समानुभूतिशील व्यक्ति बन सकता है। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरी जो हम कथन बात करना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं, खासकर शिक्षकों से ये बात करना चाहते हैं। कल भी हमने मान्यताएं, धारणाएं या पूर्वाग्रह की जब बात की थी, तो हमने उसमें कहा था कि सबसे ज्यादा खतरनाक जो दृष्टिकोण है वो किसी शिक्षक का, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है। अगर पूर्वाग्रह से ग्रसित है कोई भी शिक्षक, तो निश्चित रूप से वो कभी भी समानुभूतिशील शिक्षक नहीं बन सकता। अर्थात उसने पहले ही निर्धारित कर लिया कि ये बच्चा ऐसा है।
अगर ये पहले ही निर्धारित कर लिया कि ये बच्चा ऐसा है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, तो उसका व्यवहार उसके प्रति वैसा ही होगा जैसा उसने उसके प्रति पूर्वाग्रह बना लिया। और अगर उसके प्रति वैसा ही व्यवहार वो करता है तो निश्चित रूप से फिर ये असंभव है कि आपके जो समानुभूति का गुण है वो बरकरार है, क्योंकि आपका व्यवहार उसके प्रति वैसा ही हो जाएगा जैसा आपकी सोच। समानुभूति में ये साफ कहा गया है, ये हम साफ बता देना चाहते हैं कि परिस्थितियां, उसका क्या परिस्थितियां हैं, क्या समय है, क्या उसका पूरा वातावरण है, उसे हमें आत्मसात करें, उसे स्वीकार करें, उसे महसूस करें, और फिर ये सब कुछ करते हुए, महसूस और स्वीकार करते हुए उसके प्रति वैसा व्यवहार करें जो उसके हित में हो। और अगर हम उसे स्वीकार ही नहीं कर रहे, पहले ही स्वीकार कर लिया कि ये गलत है या सही है, हमने पहले ही ये मान लिया कि ये गलत है या सही है, तो फिर हमारा व्यवहार उसके प्रति निश्चित रूप से उसी विचारधारा पे होगा जो हमने पूर्वाग्रह पर रखा है। इसलिए उसके साथ न्याय नहीं होगा, और न्याय नहीं होगा फिर समानुभूतिशील शिक्षक कैसे हो सकते? तो बिना, अगर पूर्वाग्रह से हम ग्रस्त हैं तो हम समानुभूतिशील न तो शिक्षक बन सकते हैं न व्यक्ति बन सकते हैं। एक बात और महत्वपूर्ण है कि क्या समानुभूति विचारों तक ही सीमित है? हमने कहा कि ये तो एक दृष्टिकोण है। अगर ये दृष्टिकोण है तो आपके मन में भाव उत्पन्न होना बहुत लाजमी है कि आप कहें कि ये तो विचारों की बात है, दृष्टिकोण तो विचारों से होता है, तो क्या ये विचारों तक ही सीमित है? हमने अपने पिछले सेशन में बिल्कुल क्लियर किया था, आपको स्पष्ट किया था कि जब भी किसी घटना के बाद किसी भी व्यक्ति के हृदय में कुछ संवेदनाएं आती हैं और वो संवेदनाएं जब मस्तिष्क तक जाती हैं तो विचारों की उत्पत्ति होती है। और अगर केवल ये सारा विचारों तक ही सीमित रह जाए, अर्थात मस्तिष्क में जो कुछ उठा उसे हमने प्रकट कर दिया और हमारा मामला खत्म, हमें जो कुछ मिला हमने उसे विचारों में बदला और बदलने के बाद हमने उन विचारों को प्रकट कर दिया। अगर हमने अपने विचारों को प्रकट कर दिया और हम समझते हैं कि इतिश्री हो गई हमारे व्यवहार की, तो निश्चित रूप से वो सहानुभूति और समानुभूति नहीं। अतः किसी भी कीमत पे हम विचारों तक हमारा ये सीमित नहीं रहना है। हमारी संवेदनाएं विचारों से आगे जानी है और उन विचारों को हमें इम्प्लीमेंट करना है। इसलिए समानुभूति कोई भी शिक्षक या कोई भी व्यक्ति केवल विचारों तक सीमित नहीं रह सकता। अर्थात हमने जो 2-3 बातें कही कि आत्मसम्मान का हमें सम्मान करना है, यानी कि अपना सम्मान करना है, ये विचारों तक सीमित नहीं रहेगा, सोच तक सीमित नहीं रहेगा। और ये तमाम चीजें जो हमने अभी बताई, ये अगर हमारे जीवन में नहीं उतरती हैं तो हम समानुभूतिशील नहीं हो सकते। इसमें कई बार अभी भी कुछ कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में है कि समानुभूति उपयोगी हो दूसरे के लिए ये आवश्यक है नहीं है, या वो प्रदर्शित भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। प्रदर्शित करने के लिए तो सहानुभूति है ना, सहानुभूति में आप को प्रदर्शित करते हो, आप अच्छे अच्छे विचार प्रकट करते हो, आप अच्छी अच्छी बातें मिलाते हो, लेकिन जब काम करने का वक्त आता है, जब आपको सहयोग करने का वक्त आता है, जब उसके साथ खड़े होने का वक्त आता है, तो आप पीछे हट जाते हो। तो मैं यहाँ एक उदाहरण देके आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारा जो दृष्टिकोण है वो दूसरे का हित उसमें सर्वोपरि होना चाहिए, वो प्रदर्शित हो या ना हो ये महत्वपूर्ण है। जैसे एक माँ के 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के, एक खूब हट्टा कट्टा मजबूत आदमी और जो एक है वो पतला दुबला है। पतला दुबला हो सकता है पढ़ने में होशियार, लेकिन ताकत में और ऊर्जा में तो वो मजबूत ही आदमी मजबूत ही रहता है। अब जब दोनों बच्चों को वो भोजन के लिए बैठाती हैं, माँ स्नेह से उन्हें भोजन कराने का प्रयास करती है,
हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जो मजबूत हट्टा कट्टा बच्चा है उसके जो सब्जी है उसमें एक ही चम्मच घी डालते, लेकिन जो थोड़ा कमजोर बच्चा है उसके में 2 चम्मच घी डालते। और भी कहीं कुछ पक्षपात नजर आती है, चाहे वो मिठाई की बात हो, चाहे वो फल की बात हो, या कुछ भी बात हो, कहीं ना कहीं माँ का झुकाव उस कमजोर बच्चे की तरफ रहता है कि उसे भोजन थोड़ा ज्यादा मिल जाए, थोड़ा अच्छा मिल जाए। तो हमने अपने एक सेशन में बात कही थी कि समता का भाव होना चाहिए। अगर समानुभूतिशील शिक्षक है कोई या व्यक्ति है, उसमें समता का भाव होना चाहिए। तो समता का भाव ये नजर तो नहीं आता, दोनों बच्चे हैं, उसी माँ के बच्चे हैं। कमजोर और ठाड़े का क्या अर्थ है? अगर कोई मजबूत आदमी है तो उसे निश्चित रूप से ज्यादा भोजन मिलना चाहिए। जैसे अगर हम पांडवों का उदाहरण लें तो भीम करीब करीब आधे खाने में भीम होता था, आधे में सारे पांडव होते थे। अब भीम के अगर खाने में कटौती कर दोगे तो फिर वो जो उसकी ताकत है वो बरकरार रहने की नहीं, तो उसे भोजन तो भरपेट मिलना चाहिए। तो ये माँ क्या पक्षपात कर रही? देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे पक्षपात कर रही, लेकिन मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में माँ समानुभूतिशील माँ है या नहीं है, या वो पक्षपात कर रही है? आपको लगेगा देखने में तो पक्षपात कर रही है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जो हम अगर डेफिनेशन दें कि किसी भी मनुष्य की परिस्थिति समय को ध्यान में रखते हुए हम उसे महसूस करें, उसे वैसे ही स्वीकार करें और फिर कुछ ऐसा कार्य करें जो उसके हित में हो, जो उसके लिए उपयोगी हो। आज माँ वो ही कर रही है। माँ दोनों अपने बच्चों को, उसे जो बहुत मोटा है, जो बहुत मजबूत है, उसे चाहती है कि अगर उसे थोड़ा कम भी भोजन मिल जाए तो उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, क्योंकि उसमें ज्यादा फैट इकट्ठी हो गई है। लेकिन जो बच्चा कमजोर है उसे निश्चित रूप से वो चाहती है कि इसे कुछ ज्यादा फैट मिले, कुछ ज्यादा बेहतर भोजन मिल जाए तो थोड़ा सा वो स्वस्थ हो जाए और दोनों बच्चे समान स्तर पे करीब करीब आ जाएं। ये भाव है माँ का। लेकिन देखने में तो भेदभाव प्रकट हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि दोनों माँ जो है दोनों बच्चों के साथ भेदभाव कर रही है। इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि समानुभूति में कभी कभी प्रदर्शित हो, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि हम सबके प्रति समान भाव रखते हैं, हमारा दृष्टिकोण सबके प्रति समान है, हम सबके उपयोग की भावना करते हैं, सबके भले की कामना करते हैं, ये कोई आवश्यक नहीं। इसलिए वो माँ निश्चित रूप से, मैं ये उदाहरण आपको ये दिया था कि आपको और क्लियर हो जाए कि समानुभूति का मेन उद्देश्य ये है कि जो सामने वाला बच्चा है, जो सामने वाला व्यक्ति है, जो सामने है, उस व्यक्ति को का भला होना चाहिए। उसके लिए हमारा जो व्यवहार है, जो हमारा डिसीजन है, वो उपयोगी होना चाहिए। इसलिए कभी कभी वो प्रदर्शित नहीं होता। एक बात और मैं महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ। मैंने एक दिन उदाहरण दिया था कि पूरी दुनिया में बुद्ध धर्म ऐसा है जिसका आधार करुणा, जैसे ईसाई धर्म का सेवा है, सिख धर्म का भी सेवा है, मुसलमान शांति की बात करते हैं, इस तरह बुद्ध करुणा की बात करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति वही हो सकता है जो करुणा से परिपूर्ण हो, जो करुणा से लबालब भरा हो, और वही व्यक्ति जीवन में बांट सकता है जिसकी झोली में कुछ, जिसकी झोली में कुछ है ही नहीं वो बांटेगा क्या? आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप क्या भिखारी को दो? आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप क्या सहयोगी को दो? आपके पास कुछ है ही नहीं तो क्या रिश्तेदार को दो? आप बांट तभी सकते हो जब आपकी झोली लबालब भरी हो, चाहे वो करुणा से भरी हो, चाहे वो प्रेम से भरी हो, चाहे वो सम्मान से भरी हो, चाहे वो पैसे से भरी हो। किसी भी चीज से अगर वो भरी है तो निश्चित रूप से आपका बांटने का मन होगा। तो जो समानुभूति का भाव है वो भी करुणा जैसा भाव, वो भी एक ऐसा भाव है जो आपकी झोली भर देता है और आप इस योग्य बन जाते हो कि वो सारे लोगों को दे सकते।
यानी कि जब एक दृष्टिकोण डेवलप हो जाता है तो वो दृष्टिकोण किसी व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं हो सकता। आपके दो मित्र हैं, एक मित्र के प्रति आपके मन में समानुभूति का भाव है, आपके मन में ये भाव है कि मैं उसके प्रति ऐसा व्यवहार करूं, ऐसा कार्य करूं कि उसके लिए उपयोगी हो, और दूसरे व्यक्ति के लिए ना करूं, ये संभव नहीं है। जिस तरह गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब मनुष्य करुणा में हो जाता है तो सबके प्रति करुणा फूटने लगती है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि पौधों के प्रति भी करुणा फूटने लगती है, और जीवों के प्रति भी, पक्षियों के प्रति भी, पशुओं के प्रति भी, मनुष्यों के प्रति भी, सबके प्रति एक सी ही करुणा फूटती है, एक सा ही करुणा का भाव आता है। सभी में ईश्वर दिखाई देता है, सभी में ईश्वर का अंश दिखाई देता है। इसी तरह समानुभूतिशील शिक्षक में सारे बच्चों में ईश्वर दिखाई देता है, अर्थात सारे बच्चों के प्रति एक भाव आता है कि मैं हर बच्चे की परिस्थितियां देख के, हर बच्चे का आकलन करके उसे स्वीकार करूं, उसे महसूस करूं और स्वीकार करूं, स्वीकार करने के बाद उसके प्रति वैसा व्यवहार करूं जैसा उसके हित में। इसलिए समानुभूति का चाहे कोई भी गुण हो, चाहे वो प्रेम है, चाहे करुणा है, वो तमाम चीजों की तरह जो लबालब भरा होता है आपका हृदय, तब बांटने को मन करता है। इसी तरह समानुभूति से जब आप प्रेरित हो जाते हो, समानुभूतिशील शिक्षक हो जाते हो, समानुभूतिशील व्यक्ति बन जाते हो, तो सबके प्रति ऐसा भाव पड़ने लगता है कि मैं इस व्यक्ति का क्या भला कर सकता हूँ। सबके भला अलग अलग हो सकता है। कोई भूखा है तो उसे रोटी देके उसका भला किया जा सकता है, कोई किसी की जेब कट गई, उसके पास पैसा नहीं है तो उसे किराया देके उसका भला किया जा सकता है, किसी के कंधे पे हाथ रख के उसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि वो ही उसके हित में है। किसी व्यक्ति के पास पैसा खूब होता है, धन दौलत सब कुछ है, मकान है, दुकान है, सब कुछ है, लेकिन उसके बच्चे की डेथ हो गई, टूट गया है, एक ही बच्चा था। आज उसे उस सब की जरूरत नहीं है जो एक सामान्य व्यक्ति को उसकी जरूरत है। आज उससे जरूरत है इस बात की कि कोई आके उसके कंधे पे हाथ रख के प्यार से ये बात कह दे कि देखो, ईश्वर को जो मंजूर था वो स्वीकार करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन आप घबराना नहीं, ये तो प्रकृति का नियम है, ये तो ईश्वर की इच्छा थी, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन मैं सदैव तेरे साथ खड़ा हूं। इतनी सी बात से वो व्यक्ति का जीवन बदल सकता है, उसके जीवन में तरंगे फूट सकते हैं। तो समानुभूति खंडित नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक व्यक्ति के साथ कुछ और व्यवहार और दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार। ये तो एक हृदय परिवर्तन, ये तो किसी भी मनुष्य का हृदय परिवर्तन है, और हृदय ऐसा परिवर्तन है वो सबके प्रति जो 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 चाहता है, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है, वो दिल से निश्चित रूप से वो फूटने लगता है। ये भाव कैसे उत्पन्न, ये भाव हमारे अंदर कैसे है, इसके लिए श्री अरविंदो सोसाइटी आपको कुछ टिप्स देना चाहती है। हो सकता है कि आज जो हम जिन विषय पे आपसे बात करें उससे अन्य विषय भी कुछ हो सकते हैं, आप वो सजेशन हमें भेज सकते हैं। आप अपने, जब हम सेशन लेते हैं तो आपके मन में जो भी जिज्ञासाएं आती हैं वो आप लिखते रहें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बाद में समय कम बचता है, और आप जब सोचने लगते हो तो बहुत सारा सेशन निकल चुका होता है, आपका क्वेश्चन आते आते बहुत डिले हो जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जब हम आपके बीच होते हैं, आपके मन में जो जिज्ञासा हो, जो भी क्वेश्चन हो, वो आप सब लिख के रखें, और जैसे ही क्वेश्चन का टाइम आए तो वो आप पूछ सकते हैं। तो जो आज हम टिप्स देना चाहते हैं, जो आपको तरीके बताना चाहते हैं, उसके अलावा भी कुछ तरीके हो सकते हैं, वो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि निश्चित रूप से वो सब हम अपने जो कंटेंट है उसमें ऐड करेंगे, और निश्चित रूप से आपके नाम के साथ ऐड करेंगे। फला व्यक्ति ने हमें सजेशन दिया जिसके कारण हमने इसे जोड़ा है। तो सबसे महत्वपूर्ण अगर पॉइंट है तो एक पॉइंट है कि हमें श्रेष्ठ श्रोता होना चाहिए, अच्छा श्रोता होना चाहिए, गुड लिसनर होना चाहिए। मैंने एक दिन उदाहरण दिया था, उसे रिपीट कर देना चाहता हूँ। घर में बीवी कुछ कह रही हो, आप केवल उसकी बात ध्यान से सुन लें। आप उसे ऐसा एहसास दिला दें कि भगवान जो आप कह रहे हो मैं अच्छे से सुन रहा हूं। मैं सच बता रहा हूं आपको 50% प्रॉब्लम हल हो जाती है।
वो उनकी समस्या हल हो या ना हो, डिले हो या जल्दी हो जाए, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आपने उनकी बात को ध्यान से सुना या नहीं सुना, उन्हें ये एहसास हुआ कि आपका सम्मान किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। इसलिए कोई भी समानुभूतिशील अध्यापक वो ही हो सकता है, निश्चित रूप से वही हो सकता है, जो अपने बच्चे की बात को ध्यान से सुने, गंभीरता से सुने, अच्छा श्रोता बन के उसकी पूरी बात सुने। अगर वो उसकी बात सुन लेता है तो बच्चे को यह एहसास हो जाता है निश्चित रूप से कि शिक्षक ने मेरी बात इतने ध्यान से सुनी है, तो निश्चित रूप से वो मेरी समस्या हल हो जाएगी। और अगर ये भाव उत्पन्न हो जाएगी मेरी समस्या हल हो जाएगी, तो यकीन मानिए कि आधी समस्या तो हल होगी। फिर समस्या थोड़ा डिले भी अगर हल होगी तो भी कोई बात नहीं, उसे तसल्ली हो गई कि मेरी समस्या हो। इसके लिए क्या जरूरत थी? एक अच्छा श्रोता बनने के लिए किसी भी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? उसके लिए आवश्यक है कि वो आत्म जागरूक होना चाहिए। शिक्षक आत्म जागरूक कौन होता है? जो हमने कहा कि वो जो अपनी अनुभूति सुनता है, जो अपना आत्मसम्मान बरकरार रखता है, जो आपके अंदर जो आपकी संस्कृति है, जो आपका मोरल वैल्यूज है, जो आपके ह्यूमन वैल्यूज हैं, उन सब के आधार पे जो अंदर से निकलता है उसे हम स्वीकार करें। यानी कि जो अंदर से भावनाएं निकलती हैं उनके प्रति हम सम्मान करें और उनका सम्मान करते हुए अपना व्यवहार करें। तो कोई भी शिक्षक अगर आत्म जागरूक है तो निश्चित रूप से वो एक बेहतर श्रोता बन सकता है, वो बेहतर सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन सकता है, वो एक अच्छा समाधान करता बन सकता है। जो हमने अभी बात कही कि वो अंदर से निकलता क्या है, क्या उसे हम कुछ नाम दे सकते हैं? तो हमने कहा हाँ, उसे हम नाम दे सकते हैं। हमने एक पूरा सेशन भी तैयार किया है इस नाम, उसे बोलते हैं हम अनुगूंज। अनुगूंज पे पहले भी किसी सेशन में हमने जिक्र किया था कि अनुगूंज वो है कि जब भी कोई घटना घटती है तो निश्चित रूप से एक अंदर से आवाज आती है कि हमें इस व्यक्ति के प्रति किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। और वो जो सबसे पहली आवाज आपके अंदर से आती है वो सच मानिए वो ईश्वरीय आवाज, वो मानवता से परिपूर्ण भरी हुई आवाज, वो आपकी एक सच्ची आवाज है, उसकी प्राकृतिक और समष्टि की तरफ से वो आवाज, यानी कि उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है, उसमें मस्तिष्क ने काम नहीं किया है, उसने मस्तिष्क ने उसे लाभ हानि की तुला पर नहीं तोला है। वो सच्ची आवाज है जो आपके हृदय से निकलती है। अगर हम उसे सुन लें और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना व्यवहार करें तो निश्चित रूप से हम अनुभूति को महत्व। इसलिए कोई भी समानुभूतिशील शिक्षक वही हो सकता है जो अपनी अनुभूति को महसूस करता है। नेक्स्ट है कि समानुभूतिशील शिक्षक वही हो सकता है जो विद्यार्थी के अंश को अपने अंदर महसूस करे। हमने बहुत सारी जो बातें कही, बुद्ध का उदाहरण दिया, गौतम बुद्ध का एक ही सिद्धांत था। वैसे तो बहुत सारे धर्मों ने भी ऐसा कहा है। उन्होंने कहा है कि संसार का प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश, मैं भी ईश्वर का अंश हूं और तू भी ईश्वर का अंश। संसार में, समष्टि में, प्रकृति में जो कुछ है वो सब ईश्वर का अंश। अगर तू भी ईश्वर का अंश है और मैं भी ईश्वर का अंश हूं तो फिर भाईचारे में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर तो अगर कहते हैं ना दो बच्चे हैं तो वो माँ बाप के अंश हैं, दोनों बच्चे अगर माँ बाप के अंश हैं तो निश्चित रूप से उनमें भाईचारा होता है, मित्रता होती है। इस तरह अगर कोई भी समानुभूतिशील शिक्षक या शिक्षक ये स्वीकार कर ले कि जो बच्चे के अंदर अंश है वो मेरे अंदर अंश है,
यानी कि बच्चे के जो अंश है उसे महसूस करे कि वो मेरा ही अंश है, तो निश्चित रूप से उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा एक भाई भाई के साथ करता है, जैसा एक आध्यात्मिक पुरुष किसी सामान्य व्यक्ति के साथ करता है, वैसा ही सब निश्चित रूप से व्यवहार करेगा और समानुभूतिशील शिक्षक बन सकता। एक बात और महत्वपूर्ण हम आपसे करना चाहिए कि हर शिक्षक चाहता है कि मेरा बच्चा जो है वो अनुशासन में बंधा रहे, सब चाहते हैं। इस विषय में हम शिक्षकों को एक बात जरूर कहना चाहिए कि हमारा जो अनुशासन रखने का तरीका है वो तर्क साथ होना चाहिए, अर्थात बच्चे को ये बताया जाना चाहिए कि जो अनुशासन मैं चाहता हूं आपसे, वो अनुशासन मैं क्यों चाहता हूं। अगर आप निश्चित रूप से ये बता देंगे उसे कि मैं ये अनुशासन क्यों चाहता हूं, इसमें क्या हित है आपका, मेरा, संस्था का, आपके एजुकेशन का, सबका महत्व इसमें है और सब में आपकी निश्चित रूप से बेहतरी के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो वो सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हो जाता है बच्चे में, और जब सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हो जाता है बच्चे में तो बच्चा अनुशासन को स्वीकार करता है। और ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि जो हमने पहले पॉइंट बनाए कि किसी भी विद्यार्थी को आपको ध्यान से सुनना चाहिए, उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए। कई बार कुछ बच्चे बोल नहीं पाते, अपनी बात रख नहीं पाते, अपनी बात वो इतने अच्छे ढंग से नहीं रख पाते हैं कि शिक्षक को इम्प्रेस कर सकें या अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें क्लास में। उनका चेहरा तो बताता है वो क्वेश्चन करना चाहते हैं, वो उनका चेहरा तो बता रहे हैं, उनकी एक्टिविटी तो बता रहे हैं कि वो कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन वो कहने में असमर्थ हैं, उनकी भाषा इतनी प्रबल नहीं है या उनका साहस इतना प्रबल नहीं है। तो शिक्षक में ये भी गुण होना चाहिए कि चाहे वो कहे और अनकहे दोनों ही बच्चों की जो भावना है उससे अवगत हो जाए, उसे जान ले। और जो बच्चे में भिन्नता है, जो प्रत्येक बच्चे में भिन्नता है, हम जब अस्तित्व की बात कर रहे थे आपके सामने तो हमने ये बताया था कि प्रत्येक बच्चा, हमने तो ये भी उदाहरण दिया था कि एक ही पिता से, एक ही माँ से जो जुड़वा संतान होती है, एक ही गर्भ में पले हुए बच्चे जब संसार में बाहर आते हैं तो उनका दोनों का व्यवहार अलग होता है, उनका ज्ञान अलग होता है, उनको कुछ विशेष अलग होता है। तो जो भिन्नता है बच्चों की, उसे निश्चित रूप से समानुभूतिशील शिक्षक अगर है तो उसे समझना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। तो जो बच्चों में भिन्नता है वो भी हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। हाँ, एक बात बहुत कठिन है किसी भी शिक्षक के लिए, उस पर हम जरूर चर्चा करना चाहिए। कई बार हम बच्चों से फीडबैक नहीं लेते, लेकिन हमें बच्चों से फीडबैक लेनी चाहिए। अगर बच्चे फीडबैक देने में समर्थ आपने बना दिए हैं कि वो सच्ची फीडबैक आपको दे सकते हैं, आपने सेशन लिया, आपने कुछ पढ़ाया, आपने कोई पाठ पढ़ाया, आपने बच्चों से पूछा बताइए बेटा इसमें क्या क्या गड़बड़ थी, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, और बच्चों को आपने इतना साहसी बना दिया कि वो निर्भीक रूप से, निसंकोच रूप से प्रतिक्रिया अगर दे सकते हैं, वो फीडबैक दे सकते हैं, तो उसकी ग्रहणशीलता होनी चाहिए। किसी भी समानुभूतिशील शिक्षक में ये बात होनी चाहिए कि जो भी फीडबैक मिले, जो भी प्रतिक्रिया मिले, वो सब वो स्वीकार करे, और जब स्वीकार कर लेगा तो निश्चित रूप से उसमें सुधार करेगा। अगर प्रतिक्रिया ही नहीं होगी तो फिर स्वीकारेगा क्या, और स्वीकारेगा क्या तो फिर संशोधन क्या करेगा। तो किसी भी शिक्षक का डेवलपमेंट तभी संभव है, तभी समानुभूतिशील शिक्षक बन सकता है जब वो प्रतिक्रियाएं लेने में बच्चों को सक्षम बनाए कि वो फीडबैक दे सकें, और जो फीडबैक आए उसे स्वीकार करते हुए अपने में बेहतर संशोधन करने का प्रयास करें। कुछ मैं टिप्स और देना चाहता हूँ कि किस तरह से आप बच्चों को बेहतरी की तरफ बढ़ा सकते हैं। जैसे आप अगर किसी बच्चे को नाम से पुकारते, मेरे साथ भी 400 ट्रेनर्स काम करते हैं, मैं प्रतिदिन 10-20 लोगों से डेली बात करता हूँ, लेकिन मैं उनका पूरा रिपोर्ट कार्ड अपने सामने रखता हूँ, और
उनका फोन आए या मैं स्वयं फोन करूं, लेकिन मैं उन्हें नाम से पुकारता हूँ। हाँ राहुल कैसे हो तुम, और तुम्हारा इलाहाबाद कैसा है, आपका पश्चिमी बंगाल कैसा है, आपका कलकत्ता कैसा है। तो उसे ये बात महसूस होती है कि सर आपका नाम ही नहीं जानते, आप कहाँ के रहने वाले हैं वो भी जानते हैं, आज आप कहाँ काम कर रहे हैं वो भी जानते हैं, आप क्या काम कर रहे हैं ये भी जानते हैं। तो जो आत्मीयता है वो बढ़ती है। तो अगर कोई भी शिक्षक हम नाम से बच्चे को पुकारते हैं और उसकी विशेषता के साथ पुकार देते हैं, हम उसे ये भी बताते हैं कि ये बच्चा, अरे तेरी दौड़ कैसी है, तेने तो 100 मीटर में जो है सबसे पहले जो है नंबर प्राप्त किया था, प्रैक्टिस कंटिन्यू चल रही है नहीं चल रही। अगर आपने ये बात कह दी तो बच्चा प्रफुल्लित हो जाता है, वो निश्चित रूप से अपने को एनर्जी से भरपूर पाता है, वो महसूस करता है कि सर मेरे से, मुझे जानते तो हैं लेकिन मेरे से ये आशा भी रखते हैं, मेरे से अपेक्षा भी रखते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी मैं फर्स्ट नंबर। तो हम किसी भी बच्चे को उसके नाम से, उसके कौशल से और जो भी कुछ उसमें अच्छाई है उसके आधार पर बात कर सकते हैं। हाँ अगर किसी बच्चे में कोई कमी है तो उसका भी एक तरीका है, उसका ये तरीका है कि हम इंडिविजुअल अकेले बच्चे को बुलाएं और उसकी कमियां बताएं कि बेटे देखो आप में ये गड़बड़ है, आपको ये कमियां सुधारनी। लेकिन अगर उसने कुछ बच्चे ने बेहतर कर दिया तो हम सार्वजनिक रूप से जो है उसे बताएं, सारे बच्चों के बीच बताएं कि इस बच्चे ने ये बेहतर किया है, उसके लिए तालियां बजवाएं, उसे प्रोत्साहित करने का प्रयास करें। निश्चित रूप से बच्चा अच्छा करने लगेगा। ये साइकोलॉजी है बच्चे की। अगर बच्चे को आप बुरा कहना शुरू कर दोगे तो नालायक है, तो बेकार है, नाकारा है, यकीन मानिए वो नाकारा ही हो जाएगा, बेकार। लेकिन किसी बच्चे को आप ये कहना शुरू करें, उसकी अच्छाइयों की प्रशंसा करनी शुरू करें और उससे बार बार कहें कि मैं तेरे से बहुत अच्छाई की आशा रखता हूँ, अपेक्षा रखता हूँ, निश्चित रूप से वो बेहतर बच्चा बनने का प्रयास करता है। ये आपके हाथ में है। समानुभूतिशील शिक्षक को ये कुछ गुण अपनाने चाहिए। कई बार जब कोई प्रतिक्रिया करता है और हो सकता है कि वो आपके मानवीय मूल्य, आपकी सोच, आपके दृष्टिकोण के विपरीत भी हो और आप उसे अपनी बात कहना भी चाहते हो, तो सबसे एक अच्छा तरीका है किसी भी शिक्षक के लिए, नहीं किसी व्यक्ति के लिए, अगर आपको कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है, आपको कुछ कह रहा है, आप उसकी बात ध्यान से सुनिए और सुनने के बाद मैं आपसे सहमत हूँ, मैं जानता हूँ कि शायद आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा हो तो ज्यादा बेहतर है, या मेरा मत ऐसा है, मेरी सोच ऐसी है, तो आपने अपनी बात भी कह दी, उसे स्वीकार भी कर लिया। जब आप उससे स्वीकार कर लेते हो और तब अपनी बात कहते हो तो वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। आप डायरेक्ट कहें कि बिल्कुल आप गलत हैं, आपकी सोच गलत है, आपके विचार गलत है, और फिर अपनी बात कहने चाहें, तो जब आपने पहले ही उसे डिस्कार्ड कर दिया तो वो आपकी बात क्यों सुने। इसी तरह कोई भी शिक्षक किसी भी बच्चे की अगर कोई प्रतिक्रिया है, कुछ भी है, वो झगड़ा करके आया, कुछ भी आया, तो उसकी बात तो सुने, बात सुनने के बाद कहे कि मैं आपसे सहमत हूँ, तब अपनी बात कहे, तब सॉल्यूशन निकाले, तो बच्चा अवश्य उसे निश्चित रूप से मान लेगा। एक कहानी के साथ, एक छोटी सी घटना के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक के लिए है कि वो स्वयं प्रकटीकरण करे, वो खुद आदर्श कायम करे। अगर वो खुद आदर्श कायम करता है, अपने उदाहरण देता है, अपने जीवन के उदाहरण देता है, यकीन मानिए बच्चों पे सबसे ज्यादा प्रभाव उसी का पड़ता है। उसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुना के अपनी बात खत्म करूंगा। एक बार गांधी जी के पास एक वृद्धा अपने पोते को कंधे पे बैठाए पहुंची, नंगे पैर, काफी उम्र थी वृद्धा की, बहुत कमजोर थी, और जो पोते को कंधे पे बैठाए रखा था वो भी बहुत कमजोर। गांधी जी के आश्रम में पहुंचे तो उसने पूछा, आप भी गांधी जी? गांधी जी ने कहा हाँ। कहते तो मुझे गांधी जी, यही है बहन, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता। उसने कहा सेवा कुछ नहीं है, मैं आपसे एक सजेशन लेना है, आपसे एक सलाह लेना है, एक मदद मांगना है।
बोले हाँ कहिए ना, मैं क्या मदद कर सकता हूँ। तो वृद्धा ने कहा कि ये जो पोता है ना मेरे कंधे से उतर नहीं रहा है, ये पोता बहुत कमजोर हो गया है। उसके कमजोर होने का कारण ये है कि गुड़ बहुत खाता है, सुबह से शाम तक गुड़ खाता है। इसके बस्ते में भी, इसके बैग में भी गुड़ मिलता है, इसके बिस्तर में भी गुड़ मिलता है, इसके तकिया के नीचे गुड़ मिलता है, इसकी जेबों में गुड़ मिलता है। कहीं भी छिपा के रख लूं ये खोल लेता है, वहीं से गुड़ निकालता है, खाता रहता है। खाना नहीं खाता, गुड़ ही खाता है सुबह से शाम। बहुत समझा चुकी, इसके पेट में कृमि हो गए हैं, सफेद सफेद रंग। जब मल त्यागता है तो उसमें कृमि निकलते हैं। बहुत समझा चुकी। मुझे किसी ने बताया कि आप बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, शायद ये आपकी सलाह मान ले। गांधी जी आप इससे कुछ समझाइए। गांधी जी ने वृद्धा की बात बहुत ध्यान से सुनी और फिर कहा कि बहन एक हफ्ते बाद आना, तब मैं इसे समझाऊंगा। वृद्धा ने गांधी जी की आंखों में देखा और कुछ तर्क करने का साहस नहीं। उसने फिर पोते को कंधे पे बैठाया और फिर 4 किलोमीटर दूर रहते थे झोपड़ी में, फिर वापस गई नंगे पैर। रास्ता उबड़ खाबड़ था, पैदल का ही रास्ता था, कोई सवारी भी नहीं थी। कंधे पे पोते को बैठा के फिर वापस पहुंचती, क्योंकि उस बच्चे के माँ बाप बचपन में मर चुके थे। वो एक वृद्धा उसका सहारा थी, कोई उसे पाल। झोपड़ी में पहुंच गई और उसने एक कोयला उठाया और प्रतिदिन दीवार पे एक लाइन खींचने लगी। जैसे ही एक दिन खत्म होता वो एक लाइन खींच देती। जब 6 लाइनें पूरे हो गई तो उसे पता चल गया कि हाँ पूरा एक हफ्ता हो गया, अब गांधी जी से मिला जा सकता। उसने फिर अपने पोते को कंधे पे बैठाया, फिर 4 किलोमीटर नंगे पैर चल के गांधी जी के पास पहुंची। और पहुंचने के बाद उन्होंने कहा, गांधी जी आपने कहा था ना एक हफ्ते बाद आना, मैं आ गई। अब इसे समझाइए ना। गांधी जी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उस बच्चे के सिर पर रखा और कहा, बेटे ज्यादा गुड़ खाना अच्छा नहीं होता, ज्यादा गुड़ नुकसान करता है, इसलिए आपको ज्यादा गुड़ नहीं खाना चाहिए। और गांधी जी चुप हो गए। वृद्धा गांधी जी को ताकती रही। गांधी जी कुछ और कहेंगे, एक हफ्ते का समय लिया तो निश्चित रूप से एक लंबा चौड़ा भाषण तैयार कर रखा होगा, मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ समझाएंगे, कुछ और समझाएंगे, कुछ और समझाएंगे। लेकिन गांधी जी तो बोले ही नहीं। इतना कह के चुप हो गए और शांत हो गए। वृद्धा फट पड़ी गुस्से से। उसने कहा, काय का गांधी बेवकूफ समझता है, बेवकूफ बनाता है। मैं वृद्धा हूँ, 4 किलोमीटर दूर रहती हूँ, पैदल का रास्ता है, नंगे पैर, मेरे पास जूता भी नहीं है, ये मेरे कंधे से नहीं उतरता है। वृद्धा हूँ, ढोना मुश्किल है इस पोते को। और अगर यही 2 शब्द कहने थे तो उसी दिन कह देते। आज एक हफ्ते के समय लेने की आवश्यकता क्या थी? गांधी मुस्कुराए और बोले, बहन उस दिन मैं गुड़ ज्यादा खाता था और इस एक हफ्ते में मैंने गुड़ खाना कम किया है। आज मैं कम गुड़ खाता हूं, इसलिए कम गुड़ खाने की सलाह दे सकता हूं। और मेरी सलाह तभी कारगर हो सकती है, तभी उसका प्रभाव हो सकता है कुछ, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो। अगर मैं उसी दिन ये बात कह देता तो प्रभावहीन थी, उसका कोई अर्थ नहीं था। मुझे ये उम्मीद है कि आज मैंने गुड़ कम खाना शुरू किया है तो आज मेरे इन शब्दों का कोई ना कोई प्रभाव इस बच्चे पे जरूर होगा। लेकिन उस दिन कोई प्रभाव नहीं होता, इसलिए मैंने एक हफ्ते का समय लिया। इस छोटे से उदाहरण से, उस छोटे से उदाहरण से, इस छोटी सी कहानी से मैं ये स्थापित करना चाहता हूं कि कोई भी समानुभूतिशील शिक्षक अगर बनना चाहता है तो सबसे पहले उसे एक आदर्श कायम करना पड़ेगा। अगर आदर्श कायम कोई भी शिक्षक कर लेता है तो निश्चित रूप से उसे कुछ ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उसके व्यक्तित्व का प्रभाव उन बच्चों तक स्वयं पहुंच जाएगा और स्वयं पहुंच जाएगा तो बच्चे स्वयं बदल जाएंगे और बच्चे स्वयं बदल जाएंगे तो फिर शिक्षक यही तो चाहता है। आदि शिक्षा तो यही है कि बच्चे स्वयं बदल जाएं, उन्हें बदलने की आवश्यकता ना पड़े। और मेरा ये विश्वास है, मेरा ये दावा है, मेरी ये सोच है, मेरा ये अनुभव है कि अगर आप अपने विद्यार्थियों को बदलना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक आदर्श कायम करना पड़ेगा।
पहले खुद आत्मसात करना पड़ेगा, खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तब आप दृढ़ता के साथ जब खड़े होंगे तो आधी चीजें आपके व्यक्तित्व से संप्रेषित हो जाएंगी, आपको शब्दों की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो समानुभूति एक ऐसा ही दृष्टिकोण है, एक ऐसा ही भाव है जो कोई भी शिक्षक अगर समानुभूतिशील शिक्षक बन जाता है तो यकीन मानिए उसके विद्यार्थियों में उसका वो गुण स्वतः ही प्रवेश करने लगता है और विद्यार्थी उसका हृदय से सम्मान करने लगता है। आज हम इस सेशन में यही आपको बताना चाहते थे। एम्पैथी पे करीब 3 दिन हमारा सेशन चला। पहले दिन हमने बताया कि एम्पैथी है क्या, दूसरे दिन हमने बताया कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच एम्पैथी का संबंध क्या है, क्यों होना चाहिए। आज हमने बताया कि कोई भी शिक्षक समानुभूतिशील शिक्षक कैसे बन सकता है, या कोई भी व्यक्ति समानुभूतिशील व्यक्ति कैसे बन सकता है। हम 3 दिनों के बीच सबसे बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील जो हमारा टॉपिक था एम्पैथी, उस पर हमसे बातचीत की। हमें पूरी उम्मीद है कि निश्चित रूप से हमारे भाव आपके हृदय तक पहुंचे होंगे, और अगर हमारे भाव आपके हृदय तक पहुंचे हैं तो हमें ये पक्की उम्मीद है कि आपका जीवन बदलेगा, आपका व्यवहार बदलेगा, आपका जीवन सफलता के बजाय सफल बनने का ज्यादा प्रयास करेगा। यही हम आप तक संदेश पहुंचाना चाहते थे। आपने 3 दिन तक कंटिन्यूस हमारे इस सेशन में बात सुनी, उसके लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, हृदय से आपका अभिनंदन करना चाहते हैं। इस विषय से संबंधित 3 दिन के बीच अगर किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी भाव हो, कोई भी आपके संदेह हो, जिज्ञासा हो, वो निश्चित रूप से हमसे पूछ सकता है और हम उसे बताने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको संतुष्ट कर सकें। धन्यवाद। हेलो 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 हाँ बोलिए। थैंक यू शुक्ला जी, बहुत 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 धन्यवाद। आई प्राउड ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कौन बोल रहे हैं? सर निकुंज मोहन शर्मा। ओके निकुंज। सर आसाम नौगांव। हाँ मैं समझ गया। हाँ हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया क्लास है। आई प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। सर नमस्कार, मैं विनीत बोल रहा हूँ। हेलो महिला प्रथम, बोलिए। कोई महिलाएं कोई बोल रही थी। हेलो सुनीता गोयल जी, आप कुछ कहना चाहती हैं, बताइए। सुनीता गोयल जी, आप मेरी आवाज, हाँ बोलिए। नमस्कार। नमस्कार सुनीता जी। सर आप जो भी टॉपिक ले हो बहुत ही अच्छी तरह उसका एक्सप्लेन करते हो। अब एक लीजिए, क्वेश्चन पूछने की कला, हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। जो भी हमारा टॉपिक है, बच्चों से हम कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। एक दिन इस टॉपिक जरूर रखना, स्किल ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। सर एक मिनट होल्ड करना। हाँ क्या जरूर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों से अच्छा सुनीता जी, आपका क्वेश्चन है या आप जानना चाहते हैं कि हम बच्चों से किस तरह के क्वेश्चन पूछें और किस प्रकार क्वेश्चन करें, यही क्वेश्चन है आपका? मेरा तमाम शिक्षकों को यह संदेश है कि जो भी आप सेशन लेते हैं, जिस विषय पे आप सेशन लेते हैं, उस सेशन को आप जितने मनोयोग से लेंगे बच्चों के साथ, अगर उसमें कुछ छोटी मोटी कहानी डाल देंगे, आप उसमें कुछ उदाहरण दे देंगे, अपने जीवन का कोई उदाहरण दे देंगे, तो निश्चित रूप से बच्चे जो है बहुत प्रभावित होते हैं। अगर कोई भी चीज आप समझाना चाहते हैं बच्चे को, मान लो ईमानदारी समझाना चाहते हैं,
आप अपने जीवन की कोई एक ऐसी घटना बच्चों को बता देते हैं जिसमें आपने ईमानदारी बरती और आपको बहुत सम्मानित किया गया, आपके प्रति लोगों का भाव बहुत बेहतर हुआ, आपका सम्मान हुआ, कॉलेज में भी, समाज में भी, घर में भी, बाहर में भी। यकीन मानिए कि बच्चा उसी दिन ये कसम खा लेता है कि मैं ईमानदारी बरतूंगा और मैम की तरह सम्मान प्राप्त करूंगा। अगर ये भाव उत्पन्न कर दिया जाए बच्चे में, तो बच्चे से फिर जो सब्जेक्ट है उससे संबंधित अगर आप क्वेश्चन करते हैं कि बच्चों आप बताइए आपने क्या किया ऐसा जो हमने उस दिन ईमानदारी का पाठ पढ़ाया था, क्या आपने कुछ ऐसा किया जिसमें आपने को ईमानदार साबित किया जा सकता है, या आपने अपने हृदय से आपने महसूस किया कि मैंने ईमानदारी से काम किया, तो बच्चे अपनी भाषा में अपने भावों के साथ उन छोटी छोटी घटनाओं को प्रकट करते हैं जिनमें जो है उन्हें लगता है कि मैं कुछ प्रशंसा पा सकता हूं। और अगर आपने उनकी प्रशंसा कर दी तो निश्चित रूप से वो इस बात के लिए मोटिवेट हो जाते हैं कि हम भविष्य में इस प्रशंसा को दोबारा पाएंगे। तो हमें अपने सब्जेक्ट के प्रति ही उनसे क्वेश्चन करने चाहिए, और वो क्वेश्चन ऐसे हों ताकि वो मोटिवेट हो सके हमारे क्वेश्चन से भी। जब वो आंसर करें तो वो मोटिवेट होकर आंसर करें, मेरा ऐसा मानना है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। आप बीच में कोई बोल रहे थे, शायद रमेश बोल रहे थे। सर थैंक यू। हाँ सुनीता जी, सुनीता जी आपके नेटवर्क में कुछ सर प्रॉब्लम बहुत है। बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको इतने मनोयोग से हमें सुना, या हमारे सारे सेशंस जो हम ह्यूमन वैल्यूज पे, मानवीय मूल्यों पे अपने सेशंस कर रहे हैं और उन्हें आप सब लोग सुनते हैं, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं चाहता हूं कि जो रूबरू होके मैं पूरे देश को नहीं दे पाया, वो ऑनलाइन शायद हम पूरे देश को दे पाएंगे। और ये ऐसी रिकॉर्डिंग है जो फेसबुक पे और यूट्यूब पे सदैव रहेगी, और आप सदैव कभी भी कैसे भी सुन सकते हैं। तो ये आप लोगों का ही जो प्रयास था, मेरे प्रति जो सम्मान था, स्नेह था, उसे ही मैंने पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ और पूरा करने का प्रयास करूंगा। सर नमस्कार, मैं विनीत बोल रहा हूँ। हाँ विनीत जी। सर सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सर कि आपने ये पहल और प्रयास किया है इस लॉकडाउन में भी। सर एक छोटा सा प्रश्न था मेरा सर। प्रश्न ये था सर कि आज के परिवेश में हर कोई एक दूसरे को फीडबैक देता रहता है। हाँ। तो सर ये पता कैसे चलेगा कि क्या हमें हर किसी के फीडबैक पे प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता है? क्योंकि पता नहीं चलता सर कि कौन सा फीडबैक हमारे लिए यूजफुल है, कौन हमारे अच्छे के लिए दे रहा है, कौन हमारे मतलब भलाई के लिए दे रहा है या बुराई के लिए दे रहा है। नहीं विनीत, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं अपना एक उदाहरण देता हूँ। आप शिक्षक हैं या हमारे ट्रेनर हैं? सर मैं विनीत भट्ट बोल रहा हूँ सर, ट्रेनर। अच्छा विनीत, मैं अपना उदाहरण आपको देता हूँ। बहुत सारे ट्रेनर्स, बहुत सारे बच्चे जो हमारे साथ काम करते हैं, वो इन जनरल सब पैर छूते हैं, लेकिन आपका अंतर्मन बता देता है कि पैर छूने के लिए छू रहा है या वास्तव में पैर छू रहा है, कुछ ग्रहण करना चाहता है। इसलिए आप इतने कमजोर नहीं है विनीत, किसी भी कीमत पे आप इतने कमजोर नहीं हैं कि आप दूसरे के व्यवहार से ये एहसास ना कर सकें कि दूसरे के व्यवहार का एसेंस क्या है, उसका संदर्भ क्या है, वो किसी सोच क्या है। हम उसे ना सुने वो बात अलग है, लेकिन हमें पता चल जाता है। इसलिए दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो आपकी प्रशंसा या बुराई करने के लिए ही करते हैं, उनका काम ये है। कुछ लोग हैं जो प्रशंसा ही करते हैं, वो प्रशंसा सबकी करते हैं, उनका एक तरीका है कि वो सबकी प्रशंसा करते हैं। कुछ लोग इतने नेगेटिव होते हैं कि आप कितना भी अच्छा कर लें वो आपकी बुराई ही देखते हैं। जैसे जब हम ट्रेनर्स का सिलेक्शन करते हैं तो लास्ट डे आप भी उस प्रक्रिया से गुजरे होंगे कि हम सारे बच्चों का प्रेजेंटेशन कराते हैं, और जब प्रेजेंटेशन कराते हैं बच्चों का तो हम यूनिट के ट्रेनर्स जो उन्हीं के साथी थे, जो उनके साथ के हैं, बैच के हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि इनके बारे में प्रतिक्रिया दीजिए। लेकिन शुरू में सारे बच्चे नेगेटिव प्रतिक्रिया देते हैं। सही बात है। लेकिन जब हम एक ट्रेंड स्थापित कर देते हैं कि पहले आप इनकी स्ट्रेंथ बताएंगे और फिर वो पॉइंट बताएंगे जो इम्प्रूवमेंट के पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट की बात नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि जो पॉइंट्स
वो तथ्य हमें बताइए जिसमें इन्हें और ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। तो लास्ट में फिर बच्चों को आदत पड़ जाती है, जब हम पूछते हैं कि प्रतिक्रिया बताइए, तो वो पहले स्ट्रेंथ ही बताते हैं, बाद में इंप्रूवमेंट के पॉइंट बताते हैं। तो बिल्कुल हमारी शिक्षा, हमारी परवरिश ये तय करती है कि हम किस तरह से जो है अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो हितैषी है ना, वो जो हितैषी व्यक्ति है वो आपके आपके प्रशंसा भी करेगा, लेकिन आपकी आलोचना भी करेगा। इसलिए जो बिल्कुल। बहुत सारे लेखक हैं, अगर उनकी बुक्स पढ़ो तो उनका जो हम्म, पहला संपादकीय होता है वो किसी दूसरे के लेखक के द्वारा लिखा होता है, और उसमें जो बहुत अच्छे लेखक हैं वो उसके कहानी या उसके उपन्यास की जो अच्छाइयां वो भी लिखते हैं, और जो उसमें गड़बड़ है उसे भी लिखते हैं। और वो लेखक इतना महान है क्योंकि वो समझ रहा है कि जिसने संपादकीय लिखा है वो मेरा हितैषी है, इसलिए उसे ऐसा का ऐसा ही छापता है। उसमें आलोचना भी छापता है और प्रशंसा भी छापता है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि हमें पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति आपका वास्तव में हितैषी है, वो आपका डेवलपमेंट चाहता है, तो निश्चित रूप से वो आपकी आलोचना भी करेगा और आपकी प्रशंसा भी करेगा। लेकिन कुछ लोग जो केवल प्रशंसा करते हैं वो भी खतरनाक हैं, और जो केवल बुराई करते हैं वो भी खतरनाक, वो डिमोलाइज कर रहे हैं आप। हाँ, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा विश्लेषण करना पड़ेगा, थोड़ा सा शार्प होना पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में कोई क्या सच्चाई कह रहा है या हमें बरगलाने के लिए ये बात कह रहा है। विनीत, आप मेरी बात से सहमत हैं? नहीं? बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बिल्कुल समझ। किसी प- किसी और प- का प- किसी का क्वेश्चन? प्रणाम सर। हाँ, मैं कुछ। मैं सर एक से सर आपकी आज बात से एक सहमत हूँ कि सर जब आप किसी के नाम से पुकारते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा फीलिंग होता है और उनका आधा समाधान तो इसी तरह हो जाता है। सर मैं एक महसूस करता हूँ, उनका नाम भी लेना चाहता हूँ सर इस प्लेटफॉर्म पे। हाँ, सर हमारे ही संस्था से विकास सर, जब मैं उनको कॉल करता था, पूछता था, जैसे ही कॉल करता था हेलो मेरे तरफ से निकलता था, तो उनके तरफ से रहता था कि हाँ बोलो रमेश क्या बात है। तो सर हमको उस समय तक मैं अपना क्वेश्चन ही भूल जाता था कि मुझे पूछना क्या था उनसे, क्योंकि मुझे इतना अच्छा फीलिंग आता था कि इतना काम करते हुए भी मेरा नाम उनको याद रहता है। तो ये अच्छा हमको लगता था सर, बहुत अच्छा लगता था कि आधा तो सही बात कि मैं अपना क्वेश्चन ही भूल जाता था कि उनसे क्या पूछना है। और सर मेरा क्वेश्चन इसमें ये है सर कि यदि किसी व्यक्ति को, ठीक है, घर से यदि कोई काम कर रहा है, घर के लिए वो सारा काम मैंने कोई बोलता है तो घर में नहीं करता, पर वही कोई दूसरे व्यक्ति चाहे बुजुर्ग व्यक्ति उसको कह देते हैं कि बेटा ये वाला काम कर देना आप, तो यदि वो कोई भी मुश्किल में हो उसके दिमाग में ये चलते रहता है कि वो हमको काम करना है चाहे किसी हाल में हो, तो सर ये क्या चीज, क्या भावना है, उसकी समानुभूति की भावना है, क्योंकि वो घर का काम नहीं करता सर। घर में यदि वो कहता है तो घर का वो काम डिले कर देता है, पर यदि वो दूसरा कोई उसको कह दे तो उसके मन में हमेशा चलते रहता है कि कब उसका काम जाके किया जाए, कब उसका काम जाके किया जाए। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। इसका हमने आज चर्चा की थी आपसे। जो बुजुर्ग आदमी है ना, जिसका कोई काम नहीं करता, उस सबसे जो नाकारा निखट्टू बच्चा होता है, उसे उसके सिर पे हाथ के कहता है, उसे पास बुला के उसे एक झप्पी दे के कहता है कि तू ये पूरे घर में जो मेरा ख्याल रखता है, और फिर ये बात कह के फिर उसे अपना काम बता देता है, बेटा थोड़ा सा मेरा एक काम है, तू कर देगा क्या? जो पहली बात है ना, झप्पी दे के उसे जो कहा कि तू ये अकेला जो मेरी बात सुनता है, मेरा काम करता है, ये सब सारे बच्चे, सारे लोग दुनिया के ये चाहते हैं कि उन्हें आप रिकॉग्नाइज करें, आप उन्हें पहचान दिलाएं, उनके बारे में ऐसी भाव रखें कि तो विशेष है, दूसरे लोगों से विशेष है कुछ। ये बात चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सारे लोगों को एहसास कराने के बाद अगर आप काम बताएंगे तो निश्चित रूप से वो काम करेगा। इसीलिए वो बुजुर्ग का काम करते हैं। घर का काम इसलिए नहीं करता है कि आप उसे रिकॉग्नाइज नहीं करते, आप उसकी प्रशंसा नहीं करते, आप उसे ये नहीं बताते कि तू काम का आदमी है। आपने कहीं ना कहीं उसे नाकारा जो है घोषित कर दिया है, इसलिए वो काम नहीं करता है। रमेश, हमारा समय समाप्त हो गया, सामने से इशारा आ रहा है कि सर आपका टाइम ओवर हो गया है, इसलिए हम फिर मिलेंगे।
कल मिलेंगे, नए विषय के साथ मिलेंगे। और कल नया मूल्य, हमारा जो विषय होगा वो होगा मानवीय मूल्य, जो बहुत महत्वपूर्ण सेशन है हमारे जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, जो मानवीय मूल्य हैं, उनमें मानवीय मूल्य पे ही कल हम बातचीत करेंगे। एक ऐसा सेशन जो जीवन के मूल्यों के बारे में हम आपसे बताएंगे, बहुत गंभीरता के साथ, बहुत गहराई के साथ। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग जो जुड़े हैं वो खुद तो जुड़ेंगे, लेकिन जो लोग चाहते हैं कि हम मानवीय मूल्यों पे कुछ जानें, उन लोगों को भी आप साथ जोड़ेंगे, उन्हें भी साथ लेके आएंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें। आप सबने हमें बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद।